गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ABL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहां पर यूनिट 4 वेव ऑप्टिक्स नेम है और उसका पार्ट फर्स्ट है इंटरफेरेंस। तो आपका 4th मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट इंटरफेरेंस हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने न्यूटन्स रिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कंप्लीट करा दिया है। तो न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो उन दोनों पार्ट्स से आपको क्लियर हो जाएंगे। उन दोनों पार्ट से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब उनसे अलग न्यूटन्स रिंग से हट के, क्योंकि न्यूटन्स रिंग भी क्या है, एक इंटरफेरेंस का पार्ट है, बट इंटरफेरेंस के जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक स्टार्टिंग में कहाँ से हमने स्टडी की थी, कैसे स्टडी की है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरफेरेंस इन वेव फिल्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं तो कि इंटरफेरेंस जो लाइट का होता है वो आपका किस दो लाइट का होता है, कैसे इंटरफेरेंस हम अचीव कर सकते हैं, वो सारी बेसिक्स टर्म्स मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि आपको डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेरेंस मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है कोहेरेंट सोर्स। Two sources of light are said to be coherent if they emit light which have always a constant phase difference। क्या मतलब है, यानी कि दो सोर्स कोई भी जो लाइट के हैं वो कोहेरेंट तब कहलाएंगे जब वे ऐसी लाइट एमिट करें जो हमेशा सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो उन दोनों के बीच। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके कोहेरेंट सोर्स। आगे देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द टू सोर्स मस्ट एमिट रेडिएशन ऑफ द सेम वेवलेंथ। तो सिंपली अगर हम बोलें कि दो सोर्सेज अगर सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं तो दीज सोर्सेज आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है कि डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेज या व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो केवल आपको इतना लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज cannot be coherent because of the fact that independent sources cannot maintain a constant phase difference between them। यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो नेचर में कोई भी दो ऐसे सोर्स जो सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे की, वो कोहेरेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि वो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन ना करने के कारण इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपके कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि फिर कोहेरेंट सोर्सेज हम कैसे लेंगे जब दो सेपरेट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। और आपने बताया है सर कि जो सोर्सेज हैं वो इंटरफेरेंस तभी प्रोड्यूस करेंगे जब वो कोहेरेंट होंगे। तो आइए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आगे। नेक्स्ट है, जैसे आप हेडिंग देख रहे होंगे, नो इंटरफेरेंस बाय टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको एक्सप्लेन करिए आप। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या है उसका रीज़न। Interference can never be obtained with two independent sources of light such as two bulb or two candles। यानी कि इंटरफेरेंस कभी भी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, चाहे वो आपके 2 बल्ब्स हों, चाहे आप 2 कैंडल्स ले लें। जैसे आपके रूम में, आप अगर किसी रूम में बैठे हैं अपने और उसमें 2 सोर्सेज लगे हुए हैं लाइट के, यानी कि 2 बल्ब लगे हुए हैं, अगर आप उन दोनों को एक साथ ऑन करके रखते हैं तो आप वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं अचीव करेंगे। ठीक है, क्यों, वो आगे देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एनी टू इंडिपेंडेंट बीम्स ऑफ लाइट आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। ठीक है, यानी कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों सोर्सेज से जो लाइट की बीम आ रही हैं वो सारी क्या है, ऑलवेज इनकोहेरेंट होती है। ठीक है, या इंडिपेंडेंट बीम्स ऑफ लाइट होती है। फिर आगे देखते हैं। Actually, a beam of light is built up of wave radiated from the millions of the excited atoms or
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि एक्चुअली जो वो बीम ऑफ लाइट है, ठीक, वेव रेडिएट फ्रॉम मिलियंस ऑफ एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस के एटम्स एक्साइट होकर या मॉलिक्यूल एक्साइट होकर वो रेडिएशन प्रोवाइड कराते हैं। हुज वाइब्रेशंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि वो वेरिएशन जो वाइब्रेशंस हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। सो दे कैन नॉट मेंटेन सेम फेज डिफरेंस, इसलिए वो सेम फेज डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब मैं एक जनरल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। अगर आपने लाइट ऑन की तो वो जो लाइट ऑन हुई है और आपके पास जो लाइट आई है, जो आपके पास प्रकाश आया है, वो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से आया है। ठीक है, और वो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर इस पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है। देन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस एनी स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये ठीक है, यहाँ से लाइट हमारी जा रही है, तो अब ये यहाँ से जो मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन से लाइट पहुँच रही है, तो माना ये मॉलिक्यूल है, एक 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 ये मॉलिक्यूल है, तो इनमें क्या है, इनमें एक तरह से सामंजस्य नहीं होता है कि ये एक साथ किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं। दूसरा सोर्स अगर है तो उसके साथ इनका क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, जिस वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस, द modification in the distribution of intensity in the region of superposition is known as interference। यानी कि modification of intensities in the region of the superposition। अब सुपरपोजिशन समझ लेते हैं क्या है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि इन्हीं दो वेव्स का ऐड या सब्सट्रैक्ट होना। ठीक है, सुपरपोजिशन मतलब कि उनको हमें वैसे ऐड करना है, बट वो डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन पर, जैसे हम अलजेब्रिक सम बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखते हैं ये दोनों कौन कौन से टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं सबसे पहले। व्हेन वेव रीच एट ए पॉइंट इन द सेम फेस, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर दो वेव्स पहुंच रही हैं एक साथ, तो उनके बीच में सेम फेस होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक, in this type of interference the resultant amplitude is always equal to the sum of amplitude of two individual waves। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस आपको मिला है या इंटरफेरेंस से आपको जो लाइट मिली है या वेव मिली है, उसका एम्पलीट्यूड सम होगा दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के, जो दो वेव्स आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँच रही थी। ठीक है, वो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जब आपके दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस इक्वल होगा एन लैम्डा की, ठीक है, या फिर हम सिंपल बोलें, जब दो वेव्स एक पॉइंट पर पहुँचती हैं और उन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा की मल्टीपल में होता है, तो वो आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। अब वेव के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी में लिखवाया है कि दो वेव्स हैं, वेव 1 वेव 2। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती हैं,
तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि इंटरफेरेंस कैसा मिलना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे है, सेम एज इट इज़ यही वेव वहीं से स्टार्ट हो रही है और वैसे ही आपकी ट्रेवल कर रही है। तो दोनों वेव्स क्या हैं, सेम फेस के साथ चल रही हैं। तो जैसे ही ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी तो देन वी गेट एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, और जो हमें वेव मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों वेव के एडिशन के इक्वल होगा। सपोज अगर ये 1 है और ये भी 1 है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द कॉल्ड द रिजल्टेंट वेव, और ये कहलाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आई होप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको समझ में आ गया होगा थ्रू द वेव्स और ऑल्सो थ्रू द थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकेंड टाइप, destructive interference. Destructive interference, when the two superpositioning waves are out of phase, then the destructive interference occurs. ठीक है, यानी कि वहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो सुपर पोजिशनिंग जो या सुपर इम्पोज्ड जो दो वेव्स हैं वो आपके सेम फेस में हैं, तो वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव मिला। और अब यहाँ पर आउट ऑफ फेस अगर वो दोनों वेव्स हो गई तो वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आउट ऑफ फेस कैसे होंगी वो अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आगे देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी हमको, जो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर दो वेव्स आकर मिली हैं वहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सब्सट्रैक्शन के इक्वल होगा। माना एक तो है 5 और दूसरा है -2, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो डिफरेंस ही तो आएगा 3, तो ऐसे आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था, तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा 2n-1 λ/2 के, या फिर 2n प्लस λ/2। 2n प्लस या माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं, बस चेंज क्या होगा, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपने माइनस लिया है तो n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, और अगर आपने प्लस लिया है तो n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर द पार्ट डिफरेंस। मानिए पार्ट डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एक पॉइंट से आप और आपका फ्रेंड चलना स्टार्ट होता है और आपको एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, बट आप दोनों अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग पाथ फॉलो किया तो आपका जो पाथ है उसमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। माना जो आप पहुंचे जिस पाथ से वो 5 किलोमीटर पड़ा आपको, और जो आपका फ्रेंड है उसको वो 4.8 किलोमीटर पड़ा, तो इसका मतलब दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस आया, तो दैट्स कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। ऐसे ही आपकी जो वेव है वो एक पाथ से जा रही है, दूसरी वेव दूसरे पाथ से जा रही है, बट पहुंचना उन्हें एक ही पॉइंट पर है, तो वहाँ पर अगर उनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है तो वो कहलाता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, और वो आपका 2n-1 λ/2 या 2n+1 λ/2 होना चाहिए, तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और जब यही पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा या n यानी कि मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, तो हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ सिंपल क्या है। चलिए पहले इसको डायग्राम में बता देता हूँ। ये है आपका, देखिए यहाँ पर माना एक वेव आपको ये मिलती है और एक वेव आपकी ये है। आप देख रहे होंगे ये वेव आपकी पॉजिटिव में स्टार्ट हुई, ट्रेवल कर रही है, ये आपकी निगेटिव से स्टार्ट होती है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में उतना एम्पलीट्यूड निगेटिव में, जितना एम्पलीट्यूड निगेटिव में उतना ही एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, जितना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो देन वी गेट 0। दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेव। तो अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ से बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन एक पॉइंट पर इंटरफेरेंस कहलाता है। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जब आपकी जो दो वेव्स एक पॉइंट पर मिल रही हैं, सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं, उनका फेस डिफरेंस या फिर सिंपल पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में हो। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी जिस पॉइंट पर भी आपको दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में मिलेगा तो वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा।
वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, जब आपका उन दिनों वेव्स का पाथ डिफरेंस λ/2 की टर्म में मिलेगा, λ/2 की मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही हम ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट रिंग्स बोलते हैं आगे चल के, या फिर मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव को हम डार्क फ्रिंजेस, डार्क रिंग्स या फिर मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। आई होप ये सारी छोटी छोटी टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं टेक्निक्स फॉर गेटिंग टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब क्या टेक्निक्स हो सकती हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो क्या है, फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स एंड सेकेंड वन इज द डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक फॉर गेटिंग द टू कोहेरेंट सोर्सेज। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कहीं पे भी नेचर में कोई भी दो सोर्सेज जो एक दूसरे से सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट है, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करना पड़ता है। तो अगर हम डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट करके जनरेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट्स टेक्निक, और अगर हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, दिस इज द डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। आपने देखा होगा यहाँ से एक तरफ वेव फ्रंट चलता है और आगे दो स्लिट्स लगी हुई हैं, तो वहाँ से आपके दो सोर्सेज बन जाते हैं, वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, तो ये डिवीज़न ऑफ द वेव फ्रंट हो जाता है। डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में आपका ये हो जाएगा, जो आपकी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है और एक आगे नीचे आपका सोर्स है, जो भी आप आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में, या फिर माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर एक ही सोर्स होता है बट दो जगह पर वो लाइट पहुँचती है, मिरर M1 पर और मिरर M2 पर, है ना। ये अगर आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा माइंड में तो वो कहलाता है आपका डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। जब आप एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके दो सोर्स बनाते हैं तो वो डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड है। जब आप वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो वेव फ्रंट्स बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ द वेव फ्रंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखना है कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं इंटरफेरेंस को अचीव करने की। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू लाइट सोर्सेज ऑफ एमिटिंग लाइट वेव शुड बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो दो लाइट सोर्सेज हैं जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट, टू सोर्सेज मस्ट एमिट कंटिन्यूस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो दो वेव्स हैं, जो दो सोर्सेज हैं, वो हमेशा कंटिन्यूसली लाइट एमिट करें और वो लाइट कैसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की या सेम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। यानी कि दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक सोर्स यहाँ पर है और एक सोर्स यहाँ पर है, ठीक है, या फिर एक सोर्स और दूसरे सोर्स दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए, mm या सेंटीमीटर इस टाइप से, जैसे कि एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है, तब जाके आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मेजर करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स शुड बी इक्वल और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। यानी कि यहाँ पर जो दोनों लाइट्स वेव आपकी ट्रेवल कर रही हैं, जैसा कि मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में आपको बताया है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिलेगा अगर आपका λ/2 पार्ट डिफरेंस भी होता है, बट उसके लिए एम्पलीट्यूड जो है दोनों वेव्स का वो इक्वल होना चाहिए। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी एक वेव है, ठीक है, ये आपकी दूसरी वेव है, ठीक। अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव, जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए माना ये सिचुएशन है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, अगर यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है 2 और इसका एम्पलीट्यूड है -1, ठीक है, -1, तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, +1 तो फिर भी मिल रहा है भाई, तो हमें डिस्ट्रक्टिव कहाँ मिला, यानी कि वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ लाइट तो मिली है ना, तो इसलिए
इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो कि ज़्यादा इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव में भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है द सोर्सेज शुड बी नैरो। दोनों सोर्सेज जो हमने जनरेट किए हैं जहाँ से लाइट बीम जा रही हैं और इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही हैं, वो दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी जो विड्थ है सोर्सेज की वो बहुत बड़ी है ऐसे ऐसे, तो यहाँ से वो इफ़ेक्ट आपको इंटरफेरेंस पैटर्न पर नहीं दिखाई देगा, ठीक। एंड लास्ट वन इज द सिक्स्थ पॉइंट, द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक कब होंगे, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम कलर की लाइट हो तो वो कहलाती है आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसमें आपका फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या हो, ज़ीरो हो या कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हो गए हमारे इंटरफेरेंस से रिलेटेड, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने समझी होंगी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे जाके आपकी सारे डेरिवेशंस में यूज़ होने वाली है, चाहे आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ें, चाहे वेज शेप्ड थिन फिल्म पढ़ें, और आपने न्यूटन्स रिंग का डेरिवेशन भी देखा होगा, वहाँ पर भी ये सारी टर्म्स यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ कर करें, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका आगे का पूरा इंटरफेरेंस है। चलिए AVL क्लासेस ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।